चलें, अब हम चले जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और वो है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया खाना कैसे खाते हैं। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, 4 कोई मोड हैं न्यूट्रिशन के। आपकी बुक में इसको 6 या 7 मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर दिया है, वो मैं बताता हूँ उस पर कि कैसे हुआ है। तो जो 4 मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं वो कौन से हैं? एक तो है सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का। दूसरा है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक। एक है पैरासाइटिक बैक्टीरिया, पैरासाइटिक बैक्टीरिया। और एक है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। बेटा उसमें फिर 2 आ जाती हैं, जैसे आपकी बुक में अभी फिर 5वां और 6ठा भी लिखा है, लेकिन असल में वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है। तो उसमें मैं उसको A और B करके यहाँ पे लिख देता हूँ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और दूसरा है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक। ये कौन से हैं? जो डेड ऑर्गेनिज्म पर खाना खाते हैं, ठीक। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया असल में म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया है, ऐसे जो म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया जो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहें, होस्ट के साथ रहें, लेकिन ये वो ऐसा होस्ट हो कि जिसको वो नुकसान ना पहुंचाते हों। पैरासाइटिक बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जो फिर वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं अपने होस्ट को, है ना। ये आपको शायद याद होगा, मैंने अपनी क्लासेस में बताया था कि जो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो 3 किस्म के होते हैं। एक ऐसे भी होते हैं जो पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव होते हैं और एक न्यूट्रल होते हैं। जो पॉजिटिव हमने कहे थे, यानी रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द फूड, वो 3 किस्म के हैं। पॉजिटिव जिसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं, दोनों को फ़ायदा हो रहा हो, एक को भी और दूसरे को भी। और एक है नेगेटिव, जिसमें एक को तो फ़ायदा हो रहा होता है, जिसमें पैरासाइट आ जाते हैं, है ना। पैरासाइटिज्म कहते हैं इसको, पैरासाइटिज्म, जिसमें एक को फ़ायदा हो रहा होता है और दूसरे को नुकसान हो रहा होता है। और एक ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं, जिसमें एक को तो फ़ायदा हो रहा हो लेकिन दूसरे को जो है वो नुकसान नहीं हो रहा हो। इसको हम कॉमेंसैलिज्म कहते हैं, कॉमेंसैलिज्म कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये वो बातें हो गई, हम इसको ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं। नंबर 1 जो था वो था हमारा सेप्रोट्रॉफिक। इसके कुछ नाम ऐसे हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं इसको। सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं, ये वही बैक्टीरिया हैं जिनको आप डीकम्पोजर कहते हैं, ठीक है। ये वही बैक्टीरिया हैं जिनको आप डेट्राइटिवोर कहते हैं, डेट्राइटिवोर कहते हैं। ये वही बैक्टीरिया हैं जिन्हें आप सैप्रोजोइक भी कहते हैं, या आप रिसाइक्लर भी कहते हैं, रिसाइक्लर्स भी कहते हैं। ये कौन से बैक्टीरिया हैं? ये वो बैक्टीरिया हैं जो फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर और उसको डीकम्पोज करते हैं। उसमें जो एलिमेंट्स छुपे हुए हैं, मिनरल्स छुपे हुए हैं, वो उसको डीकम्पोज करके वो उसे सॉइल में मिला देते हैं। इसीलिए सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने वाले बैक्टीरिया भी इन्हें कहा जाता है, ठीक हो गया। तो ये वो ऑर्गेनिज्म हैं कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर खाना खाते हैं। एक जिक्र है हमस का बेटा, HUMUS, हमस का।
ये वो चीज़ है जिसके ऊपर बैक्टीरिया डिकम्पोज कर चुके होते हैं, है ना। तो द सॉइल या कोई ऑर्गेनिक मैटर डेड ऑर्गेनिक मैटर जिसके ऊपर दैट हैज undergone decomposition इज कॉल्ड हमस। हमस क्या चीज़ है? हमस वो मट्टी है, या हमस वो डबल रोटी है, या कोई रोटी है, या कोई डेड ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर बैक्टीरिया ने या फंजाई ने डिकम्पोजिशन की हो, तो उसे हम हमस कहते हैं बेटा। ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को। ये बड़ा कमाल है बेटा। अगर आप देखें ना कि हमारी बहुत सारी, यानी मेरी बॉडी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो छुपा हुआ है, और आई शुड से एंगेज हुआ है। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ मास, सर्टनली आई हैव टू रिटर्न वट एवर आई हैव ईटन फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ। मैं जो प्लांट से खाता हूँ वो मेरी बॉडी के अंदर इंगेज हो जाता है। नाउ व्हेन आई डाई, it is my responsibility to return all what I have earned back to from where I have collected it. I hope आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और इसी वजह से सॉइल फर्टिलिटी जो है ना, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको फर्टाइल लैंड ढूंढनी है तो आप जो है वो कब्रिस्तान जाएं, बिकॉज इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक एंड मिनरल्स, everything over there. Okay, so let's just go with the second one. And what is that? Symbiotic बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया कि जिनके पास अपना जो है वो एंजाइमेटिक सिस्टम जो है वो मिसिंग होता है, और वो दूसरे से एनर्जी लेते हैं, लेकिन ये इस प्रोसेस में उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। बेटा यही फ़र्क है म्यूचुअलिस्टिक यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में और पैरासाइटिक बैक्टीरिया में है। दीज बैक्टीरिया लिव इन द होस्ट या आउटसाइड द होस्ट विदाउट आर्मिंग इट, है ना। और उससे न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, ड्राइव देयर न्यूट्रिशन, यानी उससे खाना तो खाते हैं लेकिन उसे इस खाने के दौरान नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि फ़ायदा पहुंचाते हैं। दो मिसालें आपके पास बुक में दी हुई हैं। एक तो जो है वो नोड्यूलेटेड या फिर आप इसको जो लिगामिनस प्लांट्स कहते हैं, लिगामिनस प्लांट्स कहते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनकी जड़ों में छोटी छोटी नोड्यूल्स होती हैं। ये प्लांट है और ये उसकी जड़ें हैं, और जड़ों के अंदर इस तरीके से छोटी छोटी नोड्यूल्स होती हैं, और इनके अंदर बैक्टीरिया रहते हैं। वो नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। हम कहते हैं इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये उसको, क्योंकि प्लांट के लिए शायद आपने सुना हो कि नाइट्रोजन बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, तो न्यूट्रिशन एलिमेंट है, तो उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है प्लांट को। और प्लांट को नाइट्रोजन कौन फिक्स करके देता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करके देते हैं। अच्छा, ये फ़ायदा देते हैं प्लांट को, तो फिर प्लांट भी इनको फ़ायदा देता है। क्या देता है उनको? शेल्टर, यानी उनको रहने की जगह देता है, और उनको खाना कार्बोहाइड्रेट की सूरत में देता है, इन केस अगर वो कार्बोहाइड्रेट पे फीड हो रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको दूसरी में एग्जाम्पल आपने देखी हो तो ये आपने कहीं और भी पढ़ी होगी। वो हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं मौजूद हमारे पास, जिन्हें हम एस्केरिया कोलाई कहते हैं, एस्केरिया कोलाई, ई कोलाई, आपने शायद उनको शॉर्ट में इसे सुना हो, ई कोलाई। ये कौन से बैक्टीरिया है बेटा? ये हमारे अपेंडिक्स के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया हैं, और ये सेल्यूलोज की हेल्प
help in digestion of सेल्यूलोज। बेटा सेल्यूलोज जो है वो एक पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट की एक मेंबर है पॉलीसैकेराइड, उसका ये एक छोटा सा मेंबर है सेल्यूलोज। और इसको डाइजेस्ट करने के जो एंजाइम हैं वो हमारी बॉडी में, हर्बिवर जो जानवर हैं उनकी बॉडी में मौजूद नहीं होता। तो जो भी हम सेल्यूलोज खाएंगे, चलो हम तो सेल्यूलोज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं ना, लेकिन जो हर्बिवर जानवर है यानी गाय वगैरह, ये तो कभी भी किसी और चीज़ पर खाना नहीं खाएगा। इसका तो ज़्यादातर जो है वो डिपेंड ही है ये प्लांट्स के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की बनी हुई है, तो उसकी डाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि उनके पास सेल्यूलेज नाम का एंजाइम हो। लेकिन एनिमल किंगडम के अंदर सेल्यूलेज नाम का जो एंजाइम है वो मिसिंग होता है, ख़ासतौर पर हम जानवरों के अंदर। तो चूँकि सेल्यूलेज नहीं है तो फिर सेल्यूलोज की डाइजेशन नहीं होगी। जब सेल्यूलोज की डाइजेशन नहीं होगी तो सेल्यूलोज खाना बेकार है हमारे लिए। लेकिन चूँकि हम हर्बिवर हैं तो खाते ही हम लोग प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं, इसीलिए जो अपेंडिक्स होता है हर्बिवर जानवरों का वो बहुत बड़ा होता है। हमने चूँकि अपनी डाइट को रिप्लेस किया है फ्रॉम हर्बिवर से कार्निवर, तो हमारा जो एवोल्यूशन के हिसाब से हमारा जो अपेंडिक्स है वो भी छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो इन जानवरों के लिए सेल्यूलोज की डाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और वो सेल्यूलेज से हो सकती है, लेकिन सेल्यूलेज जो है वो एब्सेंट होता है इन दीज हर्बिवर, और इसलिए इसकी डाइजेशन नहीं हो पाती। थैंक्स टू दीज बैक्टीरिया के जो इस इंटेस्टाइन के अंदर रहकर सेल्यूलोज की डाइजेशन करके देते हैं, सेल्यूलोज में से ग्लूकोज निकलता है और वो फिर उनको एनर्जी देता है। इन रिटर्न फिर वही शेल्टर, यानी वो उनको हर्बिवर जानवर क्या देता है, वो उनको फिर शेल्टर देता है और उनको खाना देता है, यानी न्यूट्रिशन देता है, ठीक है बेटा। तो ये वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन से, जो म्यूचुअलिस्टिक हैं, फ़ायदा देते हैं तो फ़ायदा लेते भी हैं, और आई शुड से फ़ायदा लेते हैं तो फ़ायदा देते भी हैं। ये हमारे हो गए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सेप्रोट्रॉफिक और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो अब जो है ना हमारे पास आ जाती है थर्ड कैटेगरी, और वो कौन से बैक्टीरिया हैं, वो है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया ये वो जानवर हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहते तो हैं लेकिन उसको फिर नुकसान पहुंचाते हैं इन द प्रोसेस, है ना। तो इनके पास लेक एंजाइम, इनके पास वो एंजाइम नहीं होते जो इनको डाइजेशन करके दें। लेक एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है, खाने के लिए उनके पास एंजाइम के कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते। तो ये डिपेंड करते हैं अपने होस्ट पर, डिपेंड ऑन होस्ट, या बॉडी के अंदर रहते हैं या उनकी बॉडी के बाहर रहते हैं और उनसे निकालते हैं खाना। डिराइव देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट, अच्छा भले करें ऐसा, लेकिन इन द प्रोसेस ये हार्म करते हैं उनको, हार्म देयर होस्ट, है ना। एक बहुत बड़ी लिस्ट है बेटा पैथोजेंस की, जो मैं आपको बुक 1 और बुक 2 पैथोजेनिक बैक्टीरिया, बुक 1 के अंदर एक बहुत बड़ी लिस्ट है बेटा। आप सुनते रहते होंगे, है ना, कुछ तो आपने यकीनन सुने होंगे। जैसे आपने सुना होगा कॉलरा, सुना विब्रियो कॉलरा बीमारी है वो इससे होती है ना। आपने गॉनरी सुना होगा, वो इन्हीं से होती है। बहुत सारी लिस्ट है, यू नो। निमोनिया, नीमोकोकस से होता है निमोनिया, ठीक है। और साइफिलिस है, बहुत सारी डिजीज़ हैं जो इनसे होती हैं, इन बैक्टीरिया से होती हैं। तो व्हाट इज़ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये वही बैक्टीरिया तो हैं जो पैरासाइटिक है, जो हमें नुकसान देते हैं, यू नो, डाइसेंट्री, बहुत सारी डिजीज इनसे होती हैं बैक्टीरिया से। हम आते हैं चौथे के ऊपर, और वो कौन सा है,
वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और आई शुड से ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. And we have two categories in that. One, we have photoautotroph. One is photoautotroph और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ा था, इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन के अंदर, जहाँ पर हम प्लांट पढ़ रहे थे कि दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं. एक होते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, यहाँ लिख देते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और दूसरे थे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. ठीक है, इसके अंदर था बैक्टीरियो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, यहाँ लिख देता हूँ मैं कैरोटीनॉइड. ये वो पिगमेंट सिस्टम है जो इन बैक्टीरिया को लाइट कैप्चर करके देता है. ठीक है, और इनके अंदर है क्लोरोबियम क्लोरोफिल. आपको याद होगा जब हम पढ़ रहे होते हैं ब्लू ग्रीन एल्जी, तो वहाँ पर हम जिक्र करते हैं कि बैक्टीरिया के क्लोरोफिल नहीं है इसके अंदर, ये वो क्लोरोफिल हैं जो एल्जी वाले हैं. मैं बात कर रहा हूँ अभी साइनोबैक्टीरिया की. यहाँ पे मैं लग देता हूँ. साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका थोड़ा बहुत कनेक्शन किससे है? एल्जी से है. अब आप पूछेंगे एल्जी से क्यों कनेक्शन है सर? क्योंकि जो पिगमेंट्स हैं इनके वो वाले पिगमेंट्स हैं जो एल्जी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए. और इसी की वजह से, चूंकि ये ब्लू ग्रीन है तो इस वजह से इसको ब्लू ग्रीन कहा जाता है. ये वो पिगमेंट्स हैं जो प्लांट्स के अंदर बेटा पाए जाते हैं. ये पिगमेंट्स बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन है किससे? एल्जी से. इनका नहीं है. क्यों? इनमें जेन्युइन बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाए जाते हैं. आप देखेंगे ना, वॉन नेल नाम के एक साइंसदान है, उन्होंने इन पिगमेंट्स को पहली बार डिस्कवर किया है इसके अंदर. ठीक, करते क्या बेटा, ये पानी भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे इस बुक के अंदर, तो वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ किया गया है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. आपको शायद याद आ रहा हो या नहीं, चैप्टर नंबर 2 में हमने ये बात पढ़ी है कि वाटर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये प्लांट्स करते हैं. रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल की जाती है बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करता है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो फिर अगर पानी इस्तेमाल करेंगे तो ऑक्सीजन लिबरेट करेंगे, ये हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 11 के अंदर. और अगर हाइड्रोजन सल्फाइड आप यूज़ करेंगे तो फिर जो है आप सल्फर रिलीज़ करेंगे. मैं इसकी इक्वेशन भी लिख देता हूँ किस तरीके से होती है. इसमें H2S हैं, 12 H2S के मॉलिक्यूल होते हैं और वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये फिर C6H12O6 बनाते हैं. ये कार्बन आ गए इधर 6, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 6 आ गए, और यहाँ पर 6 वाटर और 12 सल्फर पैदा करेगा ये. ठीक है, 6 वाटर 12 हाइड्रोजन, 12 24 हाइड्रोजन, ये 24 हाइड्रोजन. ये बैलेंस इक्वेशन है. आपकी बुक में ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पर इसको कार्बोहाइड्रेट को जनरल फार्मूला के साथ लिखा गया है. मैं इसको यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन बना दी है. तो ये क्या है बेटा? ये हाइड्रोजन सल्फाइड है. और ये किस लिए यूज़ होती है? ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल हो रही है. इट इज़ यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. पानी की जगह पे ये हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं ऑब्वियसली. तो फिर ये सल्फर रिलीज भी करते होंगे, है ना, इसीलिए इनको सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है. शायद आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि बायो इंडिकेटर के तौर पे जब इस्तेमाल करते हैं ना हम बैक्टीरिया को, तो वो
वो आपको निशानदेही करके दे देते हैं कि यहाँ पर सल्फ़र के डिपॉजिट हैं, यहाँ पे मीथेन के, आपने सुना होगा दलदली एरिया के अंदर, मार्शी प्लेसेस के अंदर आपको मीथेन मिलता है। तो वो मीथेन आता कहाँ से? वो मीथानोजेनिक बैक्टीरिया से आता है। तो जहाँ पर आपको मीथानोजेनिक बैक्टीरिया मिलता है वहाँ आपको मीथेन भी मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीथेन के ज़खायर को बताने वाला हो गया कौन? हमारा मीथानोजेनिक बैक्टीरिया। तो सल्फ़र प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आपको जहाँ मिलेंगे वहाँ पर आपको सल्फ़र के डिपॉजिट्स भी मिलेंगे, है ना। ये है किस्सा किसका? फोटो ऑटोट्रॉफ का, यानी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। लेकिन हम जो दूसरा किस्सा बता रहे हैं आपको वो है कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। बेटा आपकी बुक में सिर्फ ये लिखा गया है कि ये ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, mineral elements such as iron, such as sulfur, such as the ammonium ions, इनकी ऑक्सीडेशन करके ये कीमो ऑटोट्रॉफिज्म करते हैं। ज़्यादा डिटेल आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है, लेकिन अगर आप इंटर में आएंगे वहाँ पर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का जो पोर्शन है और वहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल, मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा, नाइट्रोजन साइकिल वहाँ पर मेंशन है। तो नाइट्रोजन साइकिल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको दो किस्म के बैक्टीरिया पढ़ने को मिलेंगे। एक वो जो एमोनिया फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, ये एयर के अंदर N2 जो है नाइट्रोजन उसको फिक्स करते हैं या फिर एमोनियम आयन्स को फिक्स करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में। फिर नाइट्राइट दूसरे बैक्टीरिया है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये सारी बातें वहाँ पर लिखी हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया, तो यहाँ पर हम इसको इतना ही लिमिटेड कर देते हैं। यह है हमारा कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब मैं इसको, कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि इसको हाईलाइट भी कर लें, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ दोबारा, सही है। हमने कहा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पढ़ा, सही है, और हमने 4 क्लासेस पढ़ी। ये पढ़ा सेप्रोट्रॉफिक, सिम्बायोटिक, पैरासाइटिक और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर ऑटोट्रॉफिक यानी खुद खाना बनाने वालों में फिर फोटो ऑटोट्रॉफ भी आ जाते हैं और कीमो ऑटोट्रॉफ भी आ जाते हैं। सेप्रोट्रॉफ मुर्दा जानवरों पे, है ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे खाना खाने वाले सेप्रोट्रॉफिक, उसके नाम बता दिया आपको, डिकम्पोजर्स भी बोलें, डेट्राइटिवोर भी बोलें, सेप्रोजोइक भी बोलें, रिसाइक्लर भी बोलें, ये सारे एक हैं। अक्सर फंजाई को कंपेयर किया जाता है बैक्टीरिया से कि बेहतर डिकम्पोजर्स कौन है। फंजाई अच्छे डिकम्पोजर्स हैं कंपेरेटिव टू बैक्टीरिया। ये बात याद रखिए। एक सवाल भी आ गया था, आप ये समझते हैं कि चूँकि दुनिया में ये कम है फंजाई तो इसलिए वो अच्छे डिकम्पोज़र नहीं है, बैक्टीरिया ज़्यादा अच्छे डिकम्पोज़र हैं। जी नहीं, फंजाई लिग्निन, पेक्टिन, सुपरिन जैसे हार्ड केमिकल जो प्लांट के अंदर हैं, यानी प्लांट के फॉसिल्स को भी डिपॉजिट जो वो डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता बैक्टीरिया बेटा। और ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, सही है। हमस की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो जरूर लिखिएगा। वो चीज़, वो सॉइल या वो डेड ऑर्गेनिक मैटर जिसके ऊपर डिकम्पोजिशन की हो बैक्टीरिया ने, उसे हम हमस कहते हैं, सही है। दूसरी क्लास आ गई हमारे पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की। ये वो बैक्टीरिया, असल में इनको म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया कहा जाना चाहिए, ऐसे जो एसोसिएशन के साथ रहें, एक फ़ायदा बैक्टीरिया दे और दूसरा फ़ायदा वो उसका होस्ट दे दे इसको। ये होस्ट में रहते तो हैं लेकिन उसमें उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। विद लिख दिया है, विदाउट आ रहेंगे, ठीक है। और फिर उनसे खाना ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फॉर नोड्यूलेटेड या लीगमिनस प्लांट, एक बुक का जिक्र शायद है, पाइसम सैटिवम बोलते हैं इसको, पाइसम सैटिवम, मटर के पौधे को पाइसम सैटिवम कहते हैं। और उसकी जो रूट्स हैं उसमें इस तरह के नोड्यूल्स होते हैं, यानी गंढे होते हैं, है ना, इसीलिए इसको नोड्यूलेटेड प्लांट भी कहा जाता है। तो इसके यहाँ पर ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और नाइट्रोजन या एमोनिया फिक्स करके फिर उसको
नाइट्रोजन देते हैं प्लांट को, और उसके रिटर्न में वो उसको शेल्टर और न्यूट्रिशन देता है। एस्केरिया कोलाई यानी ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया भी जिक्र किया मैंने, वो क्या करते हैं, सेल्यूलोज की डाइजेशन करने में मदद करते हैं, किसको, हर्बीवोर प्लांट को, और रिटर्न में वो क्या देता है, शेल्टर और न्यूट्रिशन। मैंने कहा था सेल्यूलोज नाम का एंजाइम जो है वो मिसिंग होता है, सही है। फिर हम आ गए किस तरफ, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। ये वो हैं जिनके पास अपने एंजाइम नहीं होते, तो फिर ये डिपेंड करते हैं अपने होस्ट के ऊपर, इनके पास अपने एंजाइम नहीं होते, और उससे खाना, चलो खाना तो लें, मगर उस दौरान उसको फिर हार्म भी करते हैं, यानी नुकसान भी पहुंचाते हैं, ठीक है। बहुत सारी मिसालें हैं, कॉलरा है, डिफ्थेरा है, निमोनिया है, गोनरी है, साइफिलिस है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको पैरासाइटिक बैक्टीरिया से होती हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने कहा कि वो फिर फोटो ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है और कीमो ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है। रोशनी से खाने बनाने वाला भी हो सकता है और केमिकल से खाने बनाने वाला भी हो सकता है। यही इक्वेशन, ऐसा ही बैक्टीरिया जो है वो एनर्जी के, अपनी एनर्जी इस्तेमाल करके भी ऑक्सीडेशन कर सकता है, अपने एनर्जी बना सकता है, कार्बोहाइड्रेट बना सकता है, लेकिन ये वाला सिर्फ और सिर्फ लाइट को इस्तेमाल करता है। ये दो जिक्र में किए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये पिगमेंट्स आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर, क्लोरोबियम क्लोरोफिल और बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। इस तरह के बैक्टीरिया, वो इस तरह के जो पिगमेंट्स हैं वो प्लांट के अंदर पाए नहीं जाते। ये इक्वेशन थी, इसको ज़रूर याद रखिएगा। सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हम देखते हैं कि ये सल्फर पैदा करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड को एज ए रिड्यूसिंग, ये हमने बात पढ़ी हुई है। ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, उसको ऑक्सीडेशन करके कीमो ऑटोट्रॉफिज्म करता है। हम उसको फिर आगे लेके जाते हैं अपने टॉपिक को, और वो है हमारा नया टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, 1 से 2 कैसे होते हैं, 2 से 4 कैसे होते हैं। तो बेटा ये बात जहन में रखिए कि 2 तरह की इसकी रिप्रोडक्शन लिखी हुई है आपकी बुक में। एक लिखी हुई है फिजन, और बेहतर तौर से देखा जाए तो बाइनरी फिजन लिखा हुआ है। डिटेल में अगर आप जाएं तो वो बाइनरी फिजन है। फिजन 2 किस्म की होती है, एक मल्टीपल फिजन और दूसरी बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन का बुक में जिक्र नहीं है, बाइनरी फिजन ही लिखी गई है, हालांकि मल्टीपल फिजन भी होती है। तो आपको मैं ये चाहूँगा कि आप अपना जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है आप वही समझें। दूसरा लिखा हुआ है एंडोस्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ये वो 2 मेथड हैं रिप्रोडक्शन के जो बताए गए हैं आपकी बुक के अंदर बेटा। लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला मेथड ऑफ प्रोटेक्शन है, आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है, मेथड ऑफ प्रोटेक्शन है, ना कि मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो है वो इट्स अ मेथड ऑफ प्रोटेक्शन इन अनफेवरेबल कंडीशंस, ऐसी कंडीशन जो ना साजगार हों, फेवरेबल कंडीशंस, उनके अंदर अपने आप को बचाने के लिए मेथड ऑफ सर्वाइवल है, प्रोटेक्शन है, उसे हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। जबकि ये वाला जेन्युइन मेथड है किसका, रिप्रोडक्शन का। मैं आ जाता हूँ पहले वाले को एक्सप्लेन करने के लिए, और वो है फिजन का, ठीक है बेटा। फिजन जो है वो, इसको आप ए माइटोसिस भी कह सकते हो। ए माइटोसिस, सेल डिवीजन जो है वो 3 तरीक़ों से होती है, एक माइटोसिस से, एक मायोसिस से और एक ए माइटोसिस से। ये माइटोसिस के जैसे ही है मगर 2 बातों में माइटोसिस से नहीं मिलती। एक तो जो ड्यूरेशन माइटोसिस लेता है वो ज़्यादा है, ए माइटोसिस बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरी स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन जो है वो माइटोसिस के अंदर होती है, ए माइटोसिस में ऐसी नहीं होती, और ये म्यूटेटेड प्रोसेस है। आप इसको इवॉल्व्ड प्रोसेस कह सकते हैं, यानी शुरू में जो मेथड ऑफ सेल डिवीजन थे वो सिर्फ 2 थे, एक माइटोसिस और दूसरा मायोसिस। मायोसिस भी इवॉल्व्ड है लेकिन वो बाद में आया है।
लेकिन ए माइटोसिस एक जेन्युइन इवॉल्व मेथड है जो बैक्टीरिया में और कैंसर सेल में पाया जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे देखने जा रहे हैं सर? इसको मैं 3 पॉइंट्स में लिख देता हूँ। ठीक, एक तो शुरू के अंदर द जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए वो किस सूरत में होता है, आपको ये शायद याद हो, हमने एक क्रोमोसोम की बात की थी। यहाँ पे मैं इसको क्रोमैटिन मटेरियल लिख देता हूँ, क्रोमैटिन मटेरियल। वो रेप्लिकेट करता है। बेटा कोई भी सेल हो जब वो 2 सेल में डिवाइड होने जा रहा है तो उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो दुगना होना चाहिए, इसीलिए डीएनए इज रेप्लिकेटेड। सबसे पहली बात ये होती है कि डीएनए की क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए रेप्लिकेट करने के बाद। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्स्ट्रिक्शन यानी एक तह जो है वो पैदा होती है, अपीयर्स, एक तह पैदा होती है। मैं एक तस्वीर बना देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगी। ये हमारा बैक्टीरिया का सेल है और बीच में से ऐसे यूं करके ऐसे तह पैदा हो जाती है जिसको आप कंस्ट्रक्शन कहते हैं इन द सेंटर। ठीक है, और फिर उसके बाद पेरेंट सेल जो है वो पेरेंट सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल, 2 सेल बना देता है एक पेरेंट सेल, प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल। ठीक है, और जो तीसरी बात मुझे लिखनी है, चौथी बात कह देते हैं इसको, कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो 20 से 30 मिनट लेता है। मैंने अभी कहा था ना कि ए माइटोसिस जो है वो ज़रा तेज़ होता है माइटोसिस से, तो 20 से 30 मिनट के अंदर वो डिवाइड हो जाता है। और ये बाइनरी फिजन है, ना कि मल्टीपल फिजन। अगर ये मल्टीपल फिजन होती तो उसमें सेल 2 ना पैदा होते, उसमें 2 से ज़्यादा पैदा होते। बैक्टीरिया बहरहाल मल्टीपल फिजन करते हैं। ठीक है, इसको आप तस्वीर में अगर हम लिखें, आपके पास ये बुक में तस्वीर भी बनी हुई है, तो हमारे पास सबसे पहले एक सेल होगा, ठीक है, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा सेंटर के अंदर। फिर आप देखेंगे कि वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो मल्टीप्लिकेशन यानी रेप्लिकेशन करने के बाद वो ऐसे ज़्यादा हो जाएगा, और फिर उसके बाद ऐसे कंस्ट्रक्शन लेयर पैदा होगी बीच में से, है ना, और उसके बाद फिर ये 2 अलग अलग सेलों के अंदर टूट जाएगा ऐसे करके। ये छोटी सी तस्वीर आपके बुक में बनी हुई है, तो मैंने इसको यहाँ पर। अच्छा, दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है? वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। और अगर सवाल ऐसा आ जाता है कि सर रिप्रोडक्शन कौन सी है, इस तरह का सवाल आ जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस आर देयर, तो आप जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को आप रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, लेकिन इसको एंडोस्पोर फॉर्मेशन को नहीं कह सकते। फिजन इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, नॉट एंड। ये क्या है? इट्स अ मेथड ऑफ प्रोटेक्शन, इट्स अ मेथड ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक, अनफेवरेबल कंडीशन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, पीएच में चेंज आ जाए, केमिकल्स में चेंज आ जाए, रेडिएशन का चेंज हो, तो क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया अपने साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म उसको सेंटर के अंदर ले जाता है, यानी उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, उसको सुखाड़ कर बीच में लेके जाता है। इज कॉन्स्ट्रिक्टेड या श्रिंक, कॉन्स्ट्रिक्टेड या फिर आप श्रिंक कह लें, सुकड़ जाता है इन द सेंटर। ये उसकी पहली बात है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? सिस्ट, ए सिस्ट इज फॉर्म, एक छोटी सी तह, सिस्ट इज फॉर्म्ड, छोटी सी सेल के अंदर ही। ये रहा साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा यहाँ आ गया, और उसके अराउंड क्या पैदा हो गई? एक सिस्ट, दीवार पैदा हो गई, ठीक है। अब इस सेंट्रल जो मास है उसको हम क्या कहेंगे? एंडोस्पोर कहेंगे, ठीक है। एंडोस्पोर, सिस्ट की वजह, दीवार की वजह से अब हम लोग उसको क्या कह रहे हैं? एंडोस्पोर कह रहे हैं, इज फॉर्म, ठीक है।
दीवार बनी तो ये जो मास हो गया अब हमारा सिस्ट दीवार का नाम है, और इस मास का नाम है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर नाम है। जब कंडीशन फेवरेबल हो, अपॉन फेवरेबल कंडीशन, जब हालात बेहतर हो जाएं, साजगार हो जाएं, ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो पेरेंट की है, इज बस्ट, फाड़ दी जाती है, एंड एंडोस्पोर इज रिलीज। एंडोस्पोर इज रिलीज, ठीक है, रिलीज्ड है ना। पहले साइटोप्लाज्म जो है वो बीच में आ जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उस पर सिस्ट, एक दीवार पैदा होगी, बनेगी, तो जो अंदर मास बच गया उसे हम एंडोस्पोर कहेंगे, ठीक है। फिर जब हालात बेहतर हो जाएंगे, ये कब होगा, साइटोप्लाज्म कब श्रिंक होगा, जब ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल, जब हालात साजगार ना हो, अच्छे हालात ना हो, पीएच में चेंज आया हुआ हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया हो, रेडिएशंस हो, पानी हो अराउंड, तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह की चीज़ें होती हैं। और वो एंडोस्पोर जब हालात बेहतर हो जाएं तो सेल वॉल बस्ट हो जाए, पेरेंट की सेल वॉल, और एंडोस्पोर बाहर आ जाए, और फिर वो अपना अच्छा क्वेश्चन, क्या ये जो नया एंडोस्पोर है इसमें कोई नया जेनेटिक मटेरियल आया? नहीं। क्या कोई नया बैक्टीरिया पैदा हुआ? नहीं। ये सेम बैक्टीरिया है जो वापस जो है ना वो लाइफ के अंदर आया है। सो इज इट रीप्रोडक्शन? क्या ये दोबारा नया बैक्टीरिया बना? जी नहीं, ये बैक्टीरिया नहीं बना। वापस मैं आ जाता हूँ उस बात पर कि ये एंडोस्पोर जो है वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, मेथड ऑफ प्रोटेक्शन है। आपको शायद ये पार्ट्स आपको दिखाई नहीं दिया। अपॉन द फेवरेबल कंडीशन सेल वॉल इज बर्स्ट एंड एंडोस्पोर इज रिलीज, ठीक। ये हमारा एंडोस्पोर का पोर्शन हो गया। हम आ जाते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की तरफ। इसको ज़रा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक। तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया वो दो तरह की होती है, या फिजन की सूरत में जो बेहतर तौर पर बाइनरी फिजन कहलाती है, या फिर एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ये मैं टेक्स्ट में जा रहा हूँ, लेकिन रिप्रोडक्शन सिर्फ फिजन के ज़रिए होती है, ठीक। ये मेथड ऑफ प्रोटेक्शन है, ठीक है, ड्यूरिंग दी अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक। फिजन क्या चीज़ है बेटा? जब एक सेल, एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो या दो से ज़्यादा सेलों में टूट जाए तो हम इसे फिजन कहते हैं। लेकिन ये डिवीजन ए माइटोसिस की हो, ना कि माइटोसिस की हो। और मैंने बताया आपको कि ए माइटोसिस दो बातों में मुख्तलिफ है माइटोसिस से। एक तो टाइम बहुत कम लेता है ना, और ये कि इसमें स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं होती ए माइटोसिस में। तो हमने पहला कदम क्या लिखा कि डीएनए यानी क्रोमैटिन मैटेरियल जो है वो रेप्लिकेट होगा, फिर उसके बाद एक छोटी सी कॉन्स्ट्रिक्शन अपीयर होगी सेंटर के अंदर, और पेरेंट सेल डिवाइड हो जाएगा दो डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है, दो डॉटर सेल में। और ये होगा कितनी देर में? 20 से 30 मिनट में। छोटी छोटी बातें करके आपको बुक में आप बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में फिर आ जाता हूँ, इस मेथड ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक। अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान जब हालात ठीक ना हो, साइटोप्लाज्म जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा। कहाँ पर? सेंटर के अंदर। और उसके बाद क्या होगी? एक सिस्ट, एक दीवार पैदा होगी, और उस दीवार के अंदर जो मास होगा उसे हम एंडोस्पोर कहेंगे। जब हालात बेहतर हो जाएंगे, फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, सेल वॉल ऑफ अ पेरेंट सेल वो फट जाएगी, फाड़ दी जाएगी, और एंडोस्पोर जो है वो बाहर रिलीज कर दिया जाएगा और अपना एग्जिस्टेंस जिएगा। लेकिन ये वही होगा जो हमने डिस्कस किया। तो ये हमारा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया हो गया। अब हम आ जाते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की तरफ। बेटा इसका आखिरी अभी एक टुकड़ा है, और वो है हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मैं इसको अलग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा ऑफ्टन यानी बहुत ज़्यादा नहीं होता बैक्टीरिया के अंदर। कभी कभी बैक्टीरिया इस तरह का भी प्रोसेस कर जाता है। ये क्या है बेटा? इट इज़ दी रीयूनियन ऑफ डीएनए। रीयूनियन ऑफ
डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, दो बैक्टीरियाज का जो डीएनए है वो जब आपस में मिल जाए तो फिर इसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ उसका डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाए, मिल जाए, तो हम इसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन का तरीका है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आम नहीं होता। तो अगर मेरी नज़र में आप पूछें कि सर कितने मेथड हैं रिप्रोडक्शन के, तो मैं दो कहूँगा। एक तो मैं फिजन को कहूँगा, वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है और बुक के हिसाब से भी है, और दूसरा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये भी बुक के हिसाब से दिया गया है। अगर कंबाइंड क्वेश्चन आ जाता है तो फिर यकीनन आप इस बात को समझ लीजिए कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिप्रोडक्शन ज़रूर है, लेकिन एंडोस्पोर फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है बेटा, दिस इज़ द रीयूनियन ऑफ डीएनए। ठीक, ये 3 किस्म का है। एक कॉन्जुगेशन कहलाता है, थोड़ा बहुत जिक्र हमने वहाँ पर किया था शुरू वाले पार्ट में, कॉन्जुगेशन कहलाता है। दूसरा ट्रांसडक्शन कहलाता है, और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, और मैं एक बार फिर यहाँ पर लिख देता हूँ उसको। ठीक, पहला मैंने यहाँ लिख दिया कॉन्जुगेशन, दूसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बीच में ट्रांसडक्शन, और तीसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, जब बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से डीएनए ले कॉन्जुगेटिंग ट्यूब के जरिए, तो हम इसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम ए डोनर बैक्टीरिया, पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, डोनर टू एक्सेप्टर बैक्टीरियम, और हो भी किसके थ्रू पीलाई। ये नहीं स्ट्रक्चर मैंने आपको शुरू में बताया था पहले लेक्चर के अंदर कि एक होलो साइलेंड्रिकल ट्यूब है, बिल्कुल फ्लैजिला की तरह, लेकिन वो मैशी है, ये होलो है, बीच में से खाली है। तो उसके थ्रू अगर डीएनए पास होता है किसी डोनर बैक्टीरिया से एक्सेप्टर तक, तो उसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। ऐसे ये रहा बैक्टीरिया एक, और इससे यूं पिलाए हो, यहाँ पर दूसरा बैक्टीरिया हो, ये डोनर है, ठीक है, और ये वाला एक्सेप्टर है। डीएनए कैसे पास हो? इस ट्यूब के थ्रू पास हो, और इसको आप क्या कह रहे हैं? पिलाई कह रहे हैं। यहाँ से आपका डीएनए एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया में चला जाए तो उसके पास अपना डीएनए है, यहाँ पे दूसरा भी डीएनए आ जाए, हम उसको रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। मगर चूंकि ये पिलाई के जरिए हुआ था तो इसलिए हमने इसको कॉन्जुगेशन कह दिया। एक बार ट्रांसडक्शन क्या है? ये भी ट्रांसफर ऑफ डीएनए है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए है, ठीक है, फ्रॉम वन बैक्टीरिया, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर अगर शिफ्ट हो जाए डीएनए, मगर कैसे हो? थ्रू थर्ड पार्टी, और आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि वो बैक्टीरियोफेज होना चाहिए, यूजुअली ए बैक्टीरियोफेज होना चाहिए। बैक्टीरियोफेज क्या है? ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। आपको याद होगा मैंने जिक्र किया था इसका, थोड़ा डिटेल में मैं चला जाऊंगा यहाँ पर, कि जब बैक्टीरिया को
के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज आते हैं और वो उसके अंदर असेंबल होते हैं और फिर बाद में रिलीज़ का जब स्टेप होता है तो सारे बैक्टीरियोफेज उसको फाड़ कर निकल जाते हैं, है ना। हमने ये जिक्र किया था, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज जो है वो निकल जाते हैं इस बैक्टीरिया को फाड़कर, और इसी को हमने लाइसिस का नाम दिया था, शायद आपको याद आ रहा हो, लाइटिक साइकिल में हमने ये पढ़ा था। तो जो बैक्टीरिया चले गए उनमें से, जो बैक्टीरियोफेज चले गए उनमें से अक्सर के अंदर वही डीएनए था जो वायरस का था, लेकिन कुछ डीएनए कुछ बैक्टीरियोफेजेस के अंदर जो अपीरेंटली बैक्टीरियोफेजेस ही थे, लेकिन जो उसमें डीएनए था ना वो था जो बैक्टीरिया का था। लाजमी बात है इतना जेनेटिक कंटेंट इनके पास नहीं होगा कि सारे बैक्टीरियोफेजेस में वो इनकॉर्पोरेट, और यहाँ से अगर बैक्टीरिया का डीएनए कुछ बच जाता है और वो कोई बैक्टीरियोफेज लेकर चला जाता है अपने पास, फिर कल को ये बैक्टीरियोफेज किसी दूसरे बैक्टीरिया पर अटैक करे और डीएनए पास करे, तो ये डीएनए तो बैक्टीरियोफेज का तो है नहीं, वायरस का तो है नहीं, ये तो बैक्टीरिया का ही डीएनए बैक्टीरिया में चला गया। तो इसका मतलब ये कि ये बैक्टीरियोफेज एक थर्ड पार्टी बना जिसने बैक्टीरिया ही का डीएनए बैक्टीरिया ही के अंदर पास कर दिया। तो ट्रांसडक्शन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू द थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी, और वो जनरली क्या होती है? वो बैक्टीरियोफेज होती है। ठीक है, यहाँ पर तीसरी जो बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए, ठीक है, ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया, फ्रॉम वन टू another बैक्टीरिया फ्रॉम इन्वायरमेंट में से कहीं मिले डीएनए, तो फिर हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। अगर कोई बैक्टीरिया मर जाता है और उसका डीएनए बाहर पड़ा हुआ है या उसकी डेड बॉडी में ही पड़ा हुआ है और वो डीएनए ले लेता है कोई दूसरा बैक्टीरिया, तो फिर हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। सही बेटा? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस था वो एक बहुत मशहूर माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था और उनका नाम था फ्रीडरिक ग्रिफ्थ। जो आप इंटर के बच्चे होंगे, इंटर वाले जो बच्चे होंगे, उनको ज़रूर ये बात पता होगी कि 1928 में जो डीएनए को पहली बार एज अ जेनेटिक मटेरियल रिपोर्ट किया था किसी साइंसदान ने, वो फ्रीडरिक ग्रिफ्थ था। तो असल में वो डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल रिपोर्ट करते करते ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उसको डिस्कवर कर गए, या फिर यूँ कहना चाहिए कि वो ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते पढ़ते जेनेटिक मटेरियल को डिस्कवर कर गए, या फिर यूँ कह लें कि डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर कर गए। ठीक है, ये थे हमारे फ्रीडरिक ग्रिफ्थ। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस उन्होंने डिस्कवर किया था। जो ट्रांसडक्शन था वो एक साइंसदान थे, उनका नाम था नॉर्टन जिंडर और जोशुआ लैडरबर्ग, इन्होंने डिस्कवर किया था और ये प्रोसेस डिस्कवर हुआ था 1952 के अंदर, 1952 के अंदर। इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और उसके बाद ये जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस था वो एक साइंसदान थे एडवर्ड टेटम, ठीक, वो, और साथ में जोशुआ लैडरबर्ग, इन्होंने डिस्कवर किया था। और ये डिस्कवर किया था इन्होंने 1946 में। ये ईयर देख लीजिएगा बेटा। ये दो साल। अब आपको दो बातें याद रखनी है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कॉन्जुगेशन में आप पिलाई के ज़रिए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए पास करते हैं। ट्रांसडक्शन में आप थर्ड पार्टी बैक्टीरियोफेजेस के थ्रू पास करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में आप इन्वायरमेंट से ले लेते हैं। सीधी बात। इसमें बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया थ्रू पिलाई, इसमें बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया थ्रू थर्ड पार्टी, यूजुअली बैक्टीरियोफेज, इसमें बैक्टीरिया
में आए एनवायरमेंट टू बैक्टीरिया 1928, 1952, 1946 और ये साइंसदानों के नाम याद कर लीजिएगा। ये हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का चैप्टर हो गया बेटा, का टॉपिक हो गया। आपका अगला जो टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर मैं अनाउंस कर देता हूँ आपका टेस्ट फ्राइडे को शाम के वक्त यानी 8 बजे 8 PM रात के वक्त, ठीक है, हम लोग आपका एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट का तरीका मैं आपको बता दूंगा। वो चैप्टर नंबर 5 से होगा, चैप्टर नंबर 5th वैरायटी ऑफ लाइफ से, और चैप्टर नंबर 6th किंगडम प्रोकैरियोटा से। और इससे पहले जो है वो हमारा एक वीडियो भी अपलोड हो जाएगा जिसमें मैं टफ क्वेश्चन, माइंड बस्टिंग क्वेश्चन जो है उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बेटा।